हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आप सभी को आपकी पाठ्य पुस्तिका वीणा के पाठ 7, जिसमें एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है, मेरा बचपन। मतलब हम लोग अब अपने बचपन की ओर चलेंगे, क्योंकि आप लोग भी तो उसी सिचुएशन में हो, अभी उसी अवस्था में हो, क्लास 5 के छोटे छोटे बच्चे। तो आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। तो जिन्होंने भी इस कहानी को लिखा है, उन्होंने अपने बचपन के बारे में लिखा है, जो आप सबके बचपन से जुड़ा है। ये देख रहे हैं, आम की सीजन है, पेड़ में आम लगे हुए हैं और ये बच्चे झूला झूल रहे हैं। और एक बच्ची है जो आम को हाथ से खींच खींच के तोड़ने की कोशिश कर रही है और एक आम को उसने तोड़ भी लिया है। तो चलिए, मेरा बचपन कहानी अब हम लोग पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। दोस्तों, मेरा बचपन इस कहानी के लेखक है प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी अपने बचपन में जिस तरह से मस्ती करते थे, खेलते थे, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती किया करते थे, उन सब का वर्णन उन्होंने कहानी में लिखा है। बचपन का जो दिन होता है बहुत ही अनोखा होता है। आप देख रहे हैं कैसे झूला झूलने में, खेलने में ये बच्चे मगन हैं। अब चलिए इस कहानी को समझते हैं। प्रेमचंद जी कहते हैं, हाय रे बचपन, तेरी याद तो भूल ही नहीं पाती हूँ मैं। इतना तेरे बचपन की जो यादें हैं, इसे भूला नहीं जा सकता है। भूला ही नहीं भूलते है कि मनुष्य भुलाए उसे भूल भी नहीं पाते हैं। वह कच्चा टूटा घर, वह प्याल का बिछौना, मतलब धान की जब खेती होती है तो उसके जो जो धान की खेती के बाद, धान से जो उसे निकालने के बाद जो पुआल बचता है, उसका बिछौना, उस पर बच्चे खूब मस्ती से जंप करते हैं। वह नंगे बदन, बिना कपड़े के ही नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंख के सामने ही फिर रही है। फिर रही है का अर्थ होता है घूम रही है। ऐसा लगता है जैसे आज भी वो सारे जीवन को हमने जिया है और अभी भी जीने का मन कर रहा है। मैं अपने चचेरे भाई हलधर के साथ, प्रेमचंद जी के चचेरे भाई का नाम क्या है? हलधर, दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र उस समय 8 साल की थी और हलधर मुझसे 2 साल जेठे थे। मतलब वो 2 साल प्रेमचंद जी से बड़े थे। 2 साल कौन बड़े थे? तो हलधर। हम दोनों प्रातः काल, मतलब सुबह के समय में मटर और जौ का चबेना लेते थे। मतलब मटर और जौ को उनकी माँ चबेना बनाकर, सुबह का नाश्ता बनाकर उनको दे दिया करती थी। रामलीला में भी बड़ा आनंद आता था। पहले रामलीला बहुत होता था, अभी भी होता है, लेकिन पहले गांव गांव में हर एक फंक्शन में ही होता था। लेखक बता रहे हैं कि रामलीला में जिन पात्र होते थे, कैरेक्टर होते थे, जो रामलीला में रोल किया करते थे, तो रामलीला का जो मैदान था वो उनकी घर से थोड़ी दूरी पर ही था। और जिस घर में लीला पात्रों, मतलब रामलीला में भाग लेने वाले जो पात्र थे, कैरेक्टर थे, उनके रूप रंग को सजाया जाता था, भरा जाता था, मतलब सजाया जाता था, वह तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था, मतलब पास। लेखक बताते हैं कि दोपहर के 2 बजे से ही पात्रों की सजावट शुरू होने लगती थी और मैं दोपहर से ही वहां जा बैठता था। जिस उत्साह से दौड़ दौड़ कर इनको छोटे मोटे काम दिए जाते थे और ये जिस उत्साह से छोटे मोटे काम करते थे, कहते हैं कि आज उस उत्साह से तो मैं अपनी पेंशन भी लेने नहीं जाता हूँ। बुढ़ापा में पेंशन बहुत बड़ा सहारा होता है। पेंशन से बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं जो अपना घर चलाते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं। तो लेखक कहते हैं कि आज कल को बचपन में जिस उत्साह से मैं छोटे मोटे काम किया करता था रामलीला की, आज मैं उतनी उत्साह से पेंशन भी लेने नहीं जाता हूँ। गुल्ली डंडा, अब वो गुल्ली डंडा के बारे में बताते हैं कि गुल्ली डंडा आखिर कितना इम्पोर्टेंट था। तब के बच्चे गुल्ली डंडा का खेल कितने मन से खेला करते थे। गुल्ली डंडा को इन्होंने सभी खेलों का राजा बताया है। आप भी कभी अगर वो कहते हैं कि मैं किसी लड़की को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखता हूँ, तो मेरा जी लोट पोट हो जाता है। मतलब मन में लालच आ जाता है कि अभी फिर से एक बार मैं खेल लूं, इनके साथ खेलने लगूं। क्योंकि ना तो उसमें लॉन की जरूरत, ना कोट की, ना थापी की, मजे से बस किसी भी पेड़ की एक टहनी काट ली और गुल्ली बना ली
और मात्र उसमें 2 आदमी भी यदि आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेल, ये जितने विलायती खेल हैं, बैट बॉल, टेबल टेनिस, ये सब कुछ, यह सबसे बड़ी इसकी जो ऐब है, मतलब सबसे बड़ी जो इसमें खराबी है वह यह कि उनके जो सामान होते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं। और हम इन अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं, अंग्रेजी वाली चीजों के पीछे इतना भाग रहे हैं कि अपनी सभी चीजों से हमें अरुचि हो गई है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा है। हमारे स्कूल में हर एक लड़के से हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना, सालाना का अर्थ होता है साल भर में, हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना साल भर में केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह सूझता ही नहीं है, किसी को इस बात का ध्यान ही नहीं रहता है कि बच्चों को भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम के, कौड़ी के ही खेले जाते हैं। दाम और कौड़ी यह रुपये का सबसे कम मूल्य है जो आज बंद हो चुका है। ठीक है, वो कह रहे कि माने कि गुल्ली डंडा से आंख के फूट जाने का भय रहता है, यदि आंख में लग गई तो भयानक चोट लगेगी, आंखें फूट भी सकती है। तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने का भय नहीं रहता है? उससे भी तो सिर फूट सकता है, तो फिर क्रिकेट के पीछे क्यों दीवाने हो तुम लोग? प्रेमचंद जी अपनी एक घटना के बारे में बताते हैं कि हमारे जो माथे पर गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है। हमारे कई ऐसे भी दोस्त हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे हैं, मतलब अपनी जो उनकी परंपरा है उन्होंने दूसरी परंपरा से उसे बदल लिया है। खैर, यह तो अपनी अपनी रुचि की बात हुई। अब उन्होंने मान लिया कि यह सबकी अपनी अपनी रुचि है। मुझे तो गुल्ली डंडा ही सभी खेलों में सबसे अच्छी लगती है। प्रातःकाल उसकी खूबी बताते हैं कि सुबह सुबह, प्रातःकाल मतलब सुबह सुबह, घर से निकल जाना, पेड़ पर चढ़कर उसकी टहनियों को काटना, गुल्ली डंडा बनाना और खेलने लगना। यह एक बहुत ही आसान सा खेल है, ना तो इसमें बहुत सारे लोग चाहिए और ना ही पैसे चाहिए। वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों के जमघट, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव, अमीर गरीब का बिल्कुल भी भेद ना था। अभिमान की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी, मतलब किसी के अंदर घमंड नाम की तो कोई चीज थी ही नहीं। अमीरी गरीबी, लड़ाई झगड़े, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था, सभी मिलजुल कर खेला करते थे। दोस्तों, लेखक अपने बारे में कह रहे हैं कि जब वो गुल्ली डंडा खेलते थे तब उन्हें किसी भी चीज की सूझ बूझ नहीं रहती थी, घर वापस जाने की भी सूझ नहीं रहती थी। उनके जो घर वाले होते थे वो बिगड़ते थे। पिताजी चौके पर बैठे बैठे रोटियों पर अपना क्रोध उतारते थे। चौके, चौके मतलब खाने से पहले गीली मिट्टी पर थोड़ा पानी छींटकर हाथ से ही उसे निपा जाता है, वहां पर पोछा लगाई जाती है, उसे ही कहते हैं चौके। वहां चौके पर वो बड़े लोग बैठते थे, उनके सामने खाना रखा जाता था। तो उनके पिताजी खाना खाते खाते भी गुस्सा करते थे, वो कहते थे ना तो इसे नहाने की सुध है ना खाने की, मतलब ये इसे ना ध्यान में है कि इसे नहाना है और ना इसे खाने का ध्यान है। गुल्ली है जरा सी, अब वो लेखक बता रहे हैं गुल्ली डंडा के बारे में, यह गुल्ली तो जरा सी है पर इसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास, तमाशों का आनंद भरा हुआ है। इतने ज्यादा गुण उन्होंने गुल्ली डंडा के बारे में बताए हैं। दोस्तों, गुल्ली डंडा एक ऐसा खेल है जिसमें एक गुल्ली होता है छोटा सा और एक बड़ा सा डंडा होता है। डंडा बहुत बड़ा नहीं, एक हाथ की साइज के बराबर। गड्ढा इस तरीके से किया जाता है और उस गड्ढे के बीचों बीच गुल्ली रखी जाती है और डंडे से ऐसे गुल्ली को उठाकर खूब दूर फेंका जाता है। वह दूर जितना गया उस हिसाब से उसकी पॉइंट बनती है और हाँ, कोई उस गुल्ली को कैच ना कर ले, यदि ऐसा हुआ तो मारने वाला आउट हो जाता है। इस तरीके से यह खेल बहुत ही सुंदर है। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो अपने पिताजी के पास बैठकर गुल्ली डंडा खेल की चर्चा जरूर करिएगा और उनसे पूछिएगा कि गुल्ली डंडा खेल आखिर किस तरह का खेल है, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में यह खेल जरूर खेला होगा। बच्चों, बचपन की जो अवस्था होती है यह कोई भी इंसान नहीं भूल पाता है। बचपन में यदि आप खूब मस्ती से खेलेंगे, अपने दोस्तों के साथ अपने बचपन को एंजॉय करेंगे, आप सारा जीवन उसे याद करेंगे और याद करके खुश रहेंगे। लेकिन यदि आज के बच्चे के अनुसार ही, उनके जैसे आज के बच्चे करते हैं वैसे ही आप भी सारा दिन अपना समय मोबाइल और टीवी देखने में बिता देते हैं, तो सच मानिए आप अपना बचपन एंजॉय नहीं कर रहे हैं और आप कुछ भी सीख भी नहीं पाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी मोबाइल के पीछे मत भागिए, ना तो मोबाइल पर अपना समय दीजिए।
जितना हो सके शारीरिक खेल खेलिए, बाहर निकलिए, गुल्ली डंडा खेलिए, क्रिकेट मैच खेलिए, जितना आप लोग दौड़ भाग करके खेल सकते हैं वह खेलिए। और ये इस तरह से यदि आप बचपन को जिएंगे तो सारा जीवन आप उसे याद करके बहुत खुश रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो यही समाप्त हुआ। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी। मेरा आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली हर अगली वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। धन्यवाद।